नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेंद्र कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देव ब्रिज क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग एमटीएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर के आए हैं। आज हम लोग 15 ऐसे मैथ को पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। इतना आसान तरीका आप और कहीं नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 52, ठीक है, तथा x माइनस वाई बराबर 20। x प्लस वाई इक्वल टू 52, x माइनस वाई इक्वल टू 20, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये समीकरण है, ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और जब ऐसे समीकरण होते हैं तो क्या किया जाता है, पहले देखे जाते हैं कि कोई सेम है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे x भी सेम है और y भी सेम है, ठीक है। तो देखेंगे कि अब जो है कि खुद से कटने वाला होगा तो कट जाएगा, ठीक है। जैसे प्लस और माइनस जो होता है ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये दोनों खुद से कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए y प्लस में है और y माइनस में है, तो ये दोनों y प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों कट जाएंगे अपने से, और जो बचेंगे वो क्या होंगे, तो ये दोनों प्लस में है, ठीक है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, ठीक है। तो ये जुट करके एक और एक क्या हो जाएंगे 2x, और इधर भी प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएंगे 72, ठीक है। तो 36 दूना 72, x का मान जो है कि 36 आ गया। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने माइंड को मतलब लगाएं तो देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 52, मतलब कि x और y दोनों का मान निकाल करके जोड़ने पर 52 आना चाहिए, ठीक है। x और y दोनों का मान निकाल करके जोड़ने पर 52 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कि हमारा x खुद अकेले 36 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अकेले खुद x 36 है तो 52 से माइनस कर देंगे, हो जाएगा 16, मतलब 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ही होता है y का मान। अब देखिए कि x और y मिला करके क्या हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। तो x का मान क्या है 36 और y का मान 16। अब क्या कर रहा है कि x अनुपात y निकालना है, x अनुपात y, तो 36 अनुपात 16। तो देखिए कि 9 चौको 36 और 4 चौको 16, तो 9 अनुपात 4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 2। ये 7/16, 21/32 तथा 49/8 का महत्तम समापवर्तक HCF कितना होगा। देखिए HCF ये जो है कि भिन्न का महत्तम है, ठीक है, ये भिन्न का महत्तम है। और जब भी हम लोग भिन्न की महत्तम की बात करते हैं तो देखिए कि ये जो ऊपर वाला होता है ये अंश होता है और नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जब भी हम लोग भिन्न का महत्तम बनाते हैं तो ऊपर का HCF होता है और नीचे LCM होता है किसका, तो ये हो गया अंशों का, ठीक है, और ये हो गया हर का, ठीक है। तो अंश और हर का, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा कि HCF, देखिए तो 7, 21 और 49 है, ठीक है। देखेंगे 7, 21, 49 में सबसे छोटी संख्या कौन है जो तीनों को काट देगी। देखिए कि 7 जो है कि 7 तो खुद से कटेगी ही, 7 से 21 कटेगा और 49 भी कटेगा, तो इन तीनों का HCF जो हो गया 49 हो गया, ठीक है। अब LCM नीचे वाला का, तो नीचे 16, 32 और 8 है, 16, 32 और 8 है, तो 16, 32 और 8 का LCM में सबसे बड़ा कौन होगा 32 होगा, ठीक है। तो 32 और 32 जो है कि 8 से भी कटते हैं, 16 से भी कटते हैं और खुद से भी कटते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा HCF भिन्न का, ठीक है, 7/32। राइट ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है दोस्तों कि हमारे आम जिंदगी से भी रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग व्यय करते हैं, कमाते हैं और खर्च भी करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कि सबसे पहले एक सूत्र होता है, ठीक है, उसको हम लोग बात करेंगे। तो बचत, देखिए, ठीक है, बचत बराबर आय माइनस व्यय,
ठीक है। देखिए अगर कोई व्यक्ति 10 रुपये कमाता है, ठीक है, और 5 रुपये खर्च कर देता है तो क्या होगा, उसके पास 5 रुपये जो बचेंगे वही कहलाएंगे बचत, ठीक है, वही क्या कहलाएंगे, बचत कहलाएंगे। अब देखिए कि यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा गया है, ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 तथा 8,000 रुपया है। ए और बी महीना में 12,000 और 8,000 कमाते हैं, ठीक है, तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात जो खर्च करते हैं वो 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो इनकम है, ए की आय जो है वो 12,000 है, ठीक है, और बी की आय जो है वो 8,000 है, ठीक है ना। अब 8,000 है, 12,000 है, और देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि प्रति माह समान राशि बचाते हैं। समान राशि का मतलब दोनों इक्वल बराबर बचाएंगे, ठीक है। तो बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय, ठीक है, तो आय माइनस व्यय होता है। तो देखिए कि एक कमाएगा कितना, बचावेगा, तो 12,000 माइनस खर्च कितना करेगा, तो x 5x, ठीक है, मान लेते हैं कि x के अनुपात में दिया है, ठीक है, तो 8,000 माइनस 3x हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि ये जो हैं कि सिर्फ अचर ये जो है अचर संख्या है तो इनको जोड़े, इनको एक तरफ करेंगे, ठीक है, तो 12,000 और ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। अब इन दोनों को एक साइड कर लेंगे क्योंकि ये चर संख्याएं हैं, तो प्लस में जाएगा तो 5x, ठीक है। 12,000 में से 8,000 को घटा दीजिए, 4,000 रुपये आ जाएंगे, और यहाँ जो है प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे 2x हो जाएंगे। मतलब x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी, तो 2,000 रुपये हो जाएंगे। x की वैल्यू क्या हो गया, 2,000 रुपये हो गए, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है, ठीक है। तो देखिए कि ये जो है कि 12,000 कमाता है, ठीक है, ये 12,000 कमाता है, बी 8,000 कमाता है, ठीक है, और ये खर्च कितने करते हैं, खर्च जो है कि 5x करता है ए, ठीक है, और 3x करता है बी, और हमारा x का मान आ गया है, x का मान जो है कि 2,000 है, ठीक है। तो देखिए कि ए खर्च कितना करेगा, 5 दूना 10,000, ठीक है, और बी खर्च कितना करेगा, 6,000। तो दोनों बचाएंगे कितना, तो देखिए कि 12,000 ही पूरा कमाता है, 10,000 खर्च करता है, तो 2,000 ये बचाएगा, ठीक है, और बी भी समान बचत है, तो दोनों की बचत जब समान है तो आंसर हो जाएगा हमारा 2,000, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360, ठीक है, यदि x प्लस वाई बराबर प्लस जेड बराबर 360 तथा x अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर 4:3:2, तो ए वाई प्लस जेड माइनस एक्स का मान कितना है। देखिए तो ये सबसे इजी जो है कि मैथ है, बहुत सा इजी है, बहुत इजी। देखिए क्या कर रहा है, ये खुद दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि ये जो है कि 4, 3 और 2 के अनुपात में है, और यहाँ पे जोड़ करके 360 दे दिया है। देखिए कैसे इजी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360। तो देखिए कि एक्स का अनुपात है एक्स, वाई और जेड का अनुपात 4, 3, 2। देखिए कि अगर जोड़ करके दे दिया 360, मतलब जो है कि इन्हीं का योगफल जब इतना के अनुपात में है तो इन्हीं को जोड़ करके 360 हुआ होगा। तो जोड़ लीजिए 4, 3, 7, 7 और 2 9, तो 9 अनुपात का मान ही तो दिया हुआ है 360, तो 9 अनुपात का मान 360 दिया है, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो है कि 4 अनुपात ए में एक्स जो है कि एक्स जो है 4 अनुपात में है, ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 160, ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा 160। वाई का
अनुपात कितना है, y का अनुपात 3 है तो इसका हो जाएगा 120, ठीक है। और z की अनुपात कितना में है, तो 2 का मतलब 40 दूना 80, ठीक है। ये तीनों आ गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि y प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो y 120 प्लस जेड 80 माइनस एक्स 160, 120 और 180 200, और 200 माइनस 160, तो 200 में से 160 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर जो है 570 रुपये है। यदि इसे 12% की हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ये कह रहा है कि किसी भी वस्तु को, ठीक है, किसी भी वस्तु को क्या किए कि 20% लाभ पे पहले बेचे, ठीक है, उसके बाद फिर से 18% हानि पर बेचे। देखिए दोस्तों, जब भी लॉस और प्रॉफिट की बात होगा, देखिए दोस्तों, जब भी लॉस और प्रॉफिट दोनों एक साथ होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस से, यानी कि जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों को बोलेगा अंतर निकालिए, लॉस और प्रॉफिट का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है, अंतर जो है हानि और लाभ, ये दोनों का प्रॉफिट और लॉस का अंतर जो है वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कि 20% क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, और 18% क्या हो रहा था, हानि, और इन्हीं सबको अंतर जो है कि 570 दिया गया है। क्या दिया गया है, 570, मतलब कि अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 38% हो जाएगा, 38% हो जाएगा बराबर 570। जब 38% बराबर जो है कि 570 है, ठीक है, तो 100% कोई भी किसी भी चीज़ का जो दाम होता है वो 100% होते हैं, तो 100% क्या होगा, ठीक है। तो देखिए काटते हैं, 19 दूना 38 और 19 तिया 57, सॉरी यहाँ पे 19 दूना 38 और 19 तिया 57, ठीक है। ये 15 दूना 30, यानी कि 1% की वैल्यू क्या हो गई, 15, ठीक है। 1% की वैल्यू क्या हो गई, 15, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500, ठीक है। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500। तो ये जो है कि ये वस्तु का क्रय मूल्य है, ये वस्तु का सीपी है, ठीक है, कि 1500 में उस वस्तु को खरीदा गया था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि हम 12% हानि पर बेचा जाए, इसे 12% हानि पर, ठीक है, तो सीपी कितना था, 1500 मेरा क्रय मूल्य है। अब कह रहा है कि लॉस जो है, लॉस परसेंट क्या है, 12%, ठीक है। अगर 12% लॉस होता है, ठीक है, तो देखिए कि 100% पूरा होता है। अगर हम 12% हानि होता है, 12% हानि होता है, तो 100 में से 12 को घटा दीजिए, बचेगा 88%, ठीक है। तो ये 88% ही तो निकलेगा, कि 88% ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्रय मूल्य का 88% निकाल दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 15 8 20 से, और 15 8 20 120, और ये 1320 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1320 रुपया। देखते हैं 1320, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लीजिए, हमें ऐसा नहीं लगता कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा था कि लाभ और हानि दोनों हो रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ने के बाद अंतर के बराबर कर देते हैं, ठीक है। और दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा कि 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, और 100% की वैल्यू निकालने के बाद कह रहा है कि 12% हानि हो रहा है। अगर किसी चीज़ को 12% की हानि पर बेचते हैं तो बचेगा तो 88%, क्योंकि 100 किसी का भी मतलब पूर्णतः वैल्यू होता है, तो 88% तो मेरा होगा। और हमने क्या किया कि 1500 का 88% निकाल दिया, वो हो गया 1320, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न दोस्तों ये भी इजी ही है, ठीक है।
अभी आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा, अगर नहीं आप लोग कहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये भी प्रश्न बहुत ईजी है। ठीक है, जब मैं इस पर पूरी तरह से वीडियो बनाऊंगा टाइम एंड वर्क का, तो उसमें आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, एक्स वाई तथा जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में कर सकता है, जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, कह रहा है कि एक्स किसी भी काम को 15 दिनों में कर सकता है, वाई उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, और यहाँ पे बोल दिया कि अगर तीनों मिल जाते हैं एक्स वाई जेड तो 9 दिनों में समाप्त हो जाता है कार्य। ठीक है, तो देखिए कि जब भी टाइम एंड वर्क बनाएंगे तो इस तरफ जो होगा कि इफिशियंसी को रखेंगे, क्षमता को रखेंगे, और इस तरफ टोटल वर्क को रखेंगे। अब टोटल वर्क कैसे निकलता है, जो टोटल वर्क होगा इन सब का एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, इन टोटलों का एलसीएम निकाल दीजिए, 15, 30 और 9 का एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, तो 15, 30 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बोलिएगा। ठीक है, 15, 30 और 9 का एलसीएम। ठीक है, तो देखिए ऐसे भी एलसीएम तो हम निकाल सकते थे बहुत जल्द ही, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ये करना पड़ा। ठीक है, तो 15, सॉरी यहाँ पे 3 से लगेगा, 3 5 15 और 3 तिहाई 9, अब 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, देखिए 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 तिहाई 90। ठीक है, क्या हो गया कि एलसीएम जो होगा इन सब का टोटल वर्क एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, एलसीएम मेरा कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम मतलब कि टोटल वर्क कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, अब देखिए कि 1 से 15 दिनों में कर सकता है, तो इसकी क्षमता क्या होगी कि 90 काम है और 15 दिनों में कर सकता है, तो 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 90 आ जाए, तो ये हो गया 6 बार। 30 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 90 आ जाए 3 बार, और 9 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है कि इससे भाग देना रहता है, इससे भाग देना रहता है इसमें। ठीक है, ठीक है टोटल वर्क में भाग देना रहता है डे से, जितना देर में काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे बोल रहा है एक्स वाई जेड, ये तीनों मिलकर के 9 दिन में काम करते हैं, और इन तीनों की क्षमता क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो क्षमता है, इनकी क्षमता क्या है, 10 क्षमता तीनों को मिला करके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि तीनों को मिला करके क्षमता क्या है, 10 दिया हुआ है, तीनों को मिला करके क्षमता 10 है, लेकिन हम देखें तो एक्स की क्षमता कितनी है, एक्स 6 की क्षमता से कार्य करता है। ठीक है, वाई की क्षमता कितनी है, तो वाई की क्षमता 3 है, तो 6 और 3 तो 9 हो गए। ठीक है, तो जेड की क्षमता क्या होगा, जेड की क्षमता क्या होगा। ठीक है, देखिए एकदम धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन सबको मिला करके 10 है। ठीक है, अब देखिए कि एक्स की क्षमता तो 6 है। ठीक है, एक्स की क्षमता 6 है, वाई की क्षमता 3 है, और जेड की क्षमता पता नहीं है तो पता करना। ठीक है, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 और 3 क्या होगा, 9 प्लस जेड बराबर 10। अब जेड का क्षमता हो जाएगा 9 माइनस 10 माइनस 9 बराबर 1। जेड की क्षमता क्या हो गया, 1। जेड एक दिन में एक ही काम करता है। अब कह रहा है कि अकेला कार्य, उस जेड अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए दोस्तों कि टोटल वर्क कितना है, मेरे पास 90 काम है, मेरे पास 90 काम है। अगर जेड एक दिन में एक काम करता है तो 90 काम कितने दिनों में करेगा, तो इफिशियंसी भाग से भाग दे दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 90। ठीक है, तो 90 दिन में क्या करेगा, जेड काम कर लेगा अकेले। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा। ठीक है, देखिए 3,003 रुपये की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा।
देखिए दोस्तों, जब भी 2 वर्ष की बात करें तो हमें सबसे पहले प्रतिशत को देखना, दर को देखना है। किसे देखना है? दर को देखना है। सबसे पहले जब भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें और 2 वर्ष की बात करें या 3 वर्ष की बात करें या 4 वर्ष की बात करें, सबसे पहले दर को देखेंगे। तो दर हमारा दे रखा है 20%। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब 2 वर्ष की बात होती है, 2 वर्ष की बात होती है तो क्या करते हैं कि सक्सेसिव वाला केस लगाते हैं। x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू, देखिए x इंटू वाई बटा 100। ठीक है, ये वाला केस लगा दिए। जब भी 2 वर्ष की बात करें ना, ये एकदम लगा दीजिए और ये हो जाएगा, आसानी से बनेगा। ठीक है, तो x और y दोनों सेम है। ठीक है, 2 वर्ष की बात किया तो 20 2 बार हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 और बटा में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 20 और 20 क्या हो गया, 40 और 4 44%। देखिए ये क्या हो गया, यही तो हमारा ब्याज होता है। ठीक है, और अच्छी तरीके से समझिए कि ब्याज क्या होता है। ब्याज जो होता है कि दर और समय के गुणनफल होते हैं। ठीक है, ब्याज जो होते हैं कि दर और समय के गुणनफल होते हैं। ठीक है, तो ये ब्याज शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो ये दर और समय के गुणनफल होते हैं ब्याज। ठीक है ना, तो अब हम लोगों का जो 44% निकला था, यही तो ब्याज है। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 2 वर्षों का 44% है। अब 44% लगेगा किस पर, तो देखिए कि, ठीक है, ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर इसी को क्या करते हैं, लंबा में बनाना होता है तो क्या लिखते हैं, ब्याज बराबर दर गुना मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ठीक है, तो यही लिखते हैं। तो देखिए ब्याज निकालना है, CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो क्या करेंगे कि कभी भी ब्याज जो होता है कि मूलधन पर ही तो लगता है, मूलधन पर ही तो लगता है, तो मूलधन पर ही लगेगा। तो मूलधन का 44% हमारा ब्याज होगा। तो मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, 3000। मूलधन कितना दे रखा है, 3000, और इसका 44% निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12 1 13, 1320 रुपये क्या हो गए, हमारे ब्याज हो जाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 1320 रुपये जो CI है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, वीडियो को देख लीजिएगा। हमें नहीं लगता है कि समझ में नहीं आए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे वीडियो तो ज़रूर समझ में आएगा, और आप अगर इधर उधर करते रहेंगे तो समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, प्रश्न को कैसे पढ़ा जाता है और प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाता है ये सीखिए। ठीक है, तो जब भी हमें CI की बात करेगा, CI कहेगा और 2 वर्ष के लिए बात करेगा, तो ये क्या करेंगे, सक्सेसिव वाला केस लगा देंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, और ये जो जितना भी आएगा, जो भी परसेंट आएगा, ये मूलधन का उतना परसेंट निकाल देंगे, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न, जो कि सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का ये प्रश्न है। चलिए दोस्तों, अब इसको हम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है तो इसको भी बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, ये 39 भागा, देखिए दोस्तों, अगर सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है तो इसको एकदम स्लोली सॉल्व कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर दिक्कत इधर उधर हुआ तो आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है 39 भागा 26 प्लस 22 भागा 11 गुना 2 प्लस 4 गुना 3, यही लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो
ये जो बोडमास का जो नियम है, काके क्रिया पीछे भाग गुना करो तो जोड़ घटाओ, तो सबसे पहले भाग करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही कोई काम करेंगे, ठीक है। तो ये काट लीजिए, 13 तिया 39 और 13 दूना 26, ठीक है, 11 दूना 22। तो क्या हो गया, 3/2 प्लस 2 दूना 4 प्लस 4 तिया 12, ठीक है। अब ये भिन्न के जोड़ की तरह हो गया, तो भिन्न के जोड़ की तरह बना दीजिए। भिन्न के जोड़ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 एलसीएम हो गया, 3 ज्यों का त्यों रह जाएगा, और यहाँ 2, 4 दूना 8 और 12 दूना 24, ठीक है। तो 24 8 32, 32 और 3 35, 35/2 क्या होगा, 35/2 हो गए, ठीक है, 35/2। अब देखते हैं अगला, 2 का 5 माइनस अगला जो प्रश्न है, सॉरी, अगला नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है कि 2 का 5 माइनस 3 इंटू 3 लिखा हुआ है 7 प्लस 10 भागा 2 माइनस 3 गुना 3, यही लिखा हुआ है। तो देखिए, का मतलब होता है गुना, और सबसे पहले का के ही क्रिया किया जाता है। लेकिन उससे पहले भी क्या किया जाता है कि छोटी ब्रैकेट में जो भी चीज़ें होती है उसका काम तमाम पहले कर लीजिए, ठीक है। तो छोटी ब्रैकेट वालों का काम तमाम करते हैं, इसको ज्यों कहते हैं रख देते हैं। तो 7 प्लस, देखिए ये दोनों जब भाग देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएंगे, माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना 5 माइनस 3 इंटू 7 5 12 में से 9 गया, 3 बचेगा, ठीक है। तो 5 दूना 10 माइनस 9 हो जाएंगे, और 10 माइनस 9 का मतलब 1 होता है, ठीक है। अब ये सॉल्व हो गया। देखिए दोस्तों, वहाँ पे क्या आया था, ठीक है, यहाँ पे क्या आया था, देखिए यहाँ हमारा जो ऊपर वाला को सॉल्व किए थे तो 35/2 आया था। क्या आया था, 35 और बटा में 2 आया था। 35/2 ऊपर वाला का आया था, और नीचे वाला का कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा 35/2 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न जो है कि डाटा से रिलेटेड है। नीचे दिए गए आंकड़ों में छक्कों की संख्या तथा उन्हें जड़ने वाले बल्लेबाजों की संख्या को दिखाया गया है, ठीक है। ये जो है कि नीचे दिए गए जो आंकड़े हैं, ठीक है, ये छक्कों की संख्या है और ये बल्लेबाजों की संख्या है जिन्होंने छक्के को मारा है, ठीक है। तो ये आंकड़े को साथ साथ क्या करेंगे, इसी के आधार पे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इसका देखेंगे, इसका प्रश्न, ठीक है, ये इन आंकड़ों के आधार पर ही क्या किया जाते हैं, प्रश्न आते हैं, ठीक है। देखिए तो इसका प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे इसका जो प्रश्न होता है वो जो है छक्कों की संख्या की माध्यिका कितनी है, कितनी है, छक्कों की संख्या की माध्यिका कितनी है छक्कों की संख्या की माध्यिका कितनी है, ठीक है। तो माध्यिका कितनी है, अब माध्यिका का सूत्र जो होता है दोस्तों, माध्यिका आप लोग 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, जानते हैं कि 10th में आप लोगों ने माध्यिका बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और आप लोगों को जरूर आते होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे छक्कों की संख्या की माध्यिका कहा है, छक्कों की संख्या, ठीक है। तो छक्कों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका माध्यिका का मतलब इसके जो बीच वाले भाग हैं, देखिए अगर सम संख्या विषम संख्या
विषम संख्या तो बहुत ही ईजी है, और सम संख्या है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। देखिए माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला, एकदम सिंपल भाषा में समझ लीजिए। सीधा अगर दिया हुआ है विषम संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये विषम हुए ना। अब विषम हुए तो बीच वाला कौन होगा, देखिए 2 इधर से अलग हो गए, 2 इधर से अलग हो गए, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3। क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों, इसे बनाते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 20 किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। क्या कर रहा है कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, कोई दुकानदार जो क्या करता है कि 20% छूट दे देता है, ठीक है, 20% छूट दे देता है, और फिर भी वह 30% का लाभ कमा लेता है, ठीक है। तो ये जो है कि इसका अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये देखिए कि इसे निकालने के लिए एकदम धीरे स्लोली समझिए थोड़ा सा। देखिए कह क्या रहा है कि 20% की छूट दे रहे हैं, 20% की क्या कर रहे हैं, छूट दे दिए। अब किसी भी वस्तु में अगर हम देखिए, कोई भी वस्तु का रेट जो होता है वो 100% होता है, 100% होता है। अब कह रहा है कि 20% की छूट दे दिए, तो बचा कितना प्रतिशत हमारे पास, 80% ही तो बचा होगा। क्या बचा, 80% बचा। और फिर भी कह रहा है कि 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ किस पे होगा, यही क्रय मूल्य पे ना, जो टोटल है इसी पर तो 30% का लाभ होगा, ठीक है। 20% का छोड़ दिया, फिर भी 30% का लाभ हो गया, तो 30% का लाभ मतलब कि 100 से 130 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो मेरा 80% है वही तो 130% के बराबर होगा, क्योंकि हमने छूट दिया है और फिर भी क्या हुआ कि लाभ हो गया। तो क्या होगा कि 80% बराबर 130, ठीक है, 80% बराबर 130 हो जाएंगे, ठीक है। तो 100% निकालना है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 130/80 और गुना में 100। 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, इसको काट लीजिए। तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा 162.5%। 162.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप कितना होगा। देखिए एक वर्ग का विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा। तो हम लोग वर्ग के विकर्ण के बारे में पहले समझेंगे, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, देखिए ये तो आयत हो गया। वर्ग वर्ग क्या होता है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने सॉरी चारों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर है उसी को बोला जाता है वर्ग, ठीक है। और वर्ग जो होता है, वर्ग की विकर्ण जो होता है, विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा, क्या होता है, √2 गुना भुजा, ठीक है। तो देखिए यहाँ वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, तो 24 दिया हुआ है और √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। अब क्या होगा कि भुजा निकालना है, तो भुजा निकालना है तो जो गुना में है वो भाग में चला आएगा, है ना। अब देखिए √2 कहाँ था, गुना में था, अब चला आया भाग में, तो 24/√2। लेकिन दोस्तों ये आंसर ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो है हरों का परिमेयकरण किया गया है। क्या किया गया है, परिमेयकरण किया गया है। और परिमेयकरण ये भी 9th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं इसकी भी वीडियो लाऊंगा, उसे भी समझ लीजिएगा जब मैं 9th को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो नीचे लिखा हुआ है उसी को 2 बार लिखना है,
क्योंकि अगर 2 बार नहीं लिखेंगे तो दिक्कत होगा। ऐसे ये 2 बार लिखे ना तो देखिए इससे ई कैंसिल हो जाएगा तो ये ख़त्म हो गया, अब ज्यों का त्यों रह गया, इसीलिए 2 बार लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए कि ये क्या हो गया कि 24 से √2 हो गया, और ये देखिए 2 दूना 4 √4 हो गया। ठीक है ना, तो 24 से √2 और 4 का वर्गमूल जो होता है 2 होता है। अब 2 से काट लीजिए, 12 दूना 24, मतलब कि 12 √2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आंसर हमारा, राइट सॉरी कहीं पे लगता है गलती हो गया, देख लेते हैं। √2 गुना भुजा, ठीक है, √2 गुना भुजा, चौबीस बटा √2, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो भुजा निकला, लेकिन निकालने क्या करा, देखिए क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पाते। ठीक है, निकालने क्या कर रहा है, परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, तो भुजा हमारे पास आया था 12√2, तो 12 चौको 48 √2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, ये भी सरलीकरण ही है। ठीक है, इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा माइंड को क्या करेंगे, अपने लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले जो काम होता है वो छोटी ब्रैकेट का वालों का होता है, काम तमाम है, इसको कर दीजिए एकदम सीधे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी क्या होगा, का काम होगा, और का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 24 प्लस 16 गुना 5 और गुना 4, ये ना है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग इसको हल करते हैं। ठीक है, आसान होगा। तो ये क्या हो गया, 24 प्लस 16 गुना, ओ अच्छा 24 से जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 24 प्लस 16 गुना 5 माइनस 8 का 4। ठीक है, तो 24 प्लस 16 गुना 5 माइनस 8 गुना 4। ठीक है, तो 24 प्लस 16 गुना 5 माइनस 8 चौको 32 हो जाएगा। 24 प्लस 16 पचे 80 माइनस 32 हो जाएगा। तो 24 से यहाँ पे इन सबको क्लियर कर दीजिए, तो 24 से 8 है, तो यहाँ पे 72 आएगा। क्या आएगा, इसका जो सॉल्यूशन हो गया मेरा 72 आ गया। ठीक है, अब 72 आ गया, अब 72 क्या करना है, 72 भागा 84, मतलब 72 भागा 84। ठीक है, यहाँ देखिए इसका टोटल मान क्या हो गया, 72 और भागा 84। ठीक है, गुना 48 बटा 24, यही तो है यहाँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि 24 दूना 48 और 42 दूना 84। ठीक है, तो बचा क्या, 72 बटा 42, यही तो बचा, और यहाँ जो हो जाएंगे गुना। ठीक है, बहत्तर बटा 42 गुना 6 + 4 + 3, 6 + 4 + 3। ठीक है, तो ये जो है कि इसको और छोटा करते हैं, 36 दूना 72, 21 दूना 42 और 12 तिया 36 और 7 तिया 21, तो 12 बटा 7 + 12 बटा 7
गुना 6 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। तो देखिए 12 छक 72 बटा 7 प्लस, ठीक है, 4 प्लस 3, ये भिन्न का जोड़ हो गया, 7 एलसीएम हो गया, तो 72 और 28, 7 को 28 और 7 21, इन सबको जोड़ दीजिए तो 8 1 9 2 11, 2 2 4 7 4 11 और 1 12, 121 बटा 7, 121 बटा 7 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, देखिए किसी भी मूलधन पर क्या कर रहा है कि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों को बताएं हम कि जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का बात करेगा, CI का बात करेगा, तो सीधा लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, यही तो बताएं आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत क्या है, 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5 और बटा में 100। ठीक है, तो 5 और 5 कितने होते हैं, 10, और प्लस इन दोनों को भागा देंगे तो 0.25 हो जाएगा। ठीक है, 0.25। अब देखिए दोस्तों, ये जो है कि हमारा CI है, लेकिन अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, साधारण ब्याज की बात करें, तो साधारण ब्याज देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है कि हर साल उतना ही ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल मूलधन जुड़ता जाता है, ब्याज जुड़ता जाता है, दोनों जुड़ता जाता है, फिर उसका ब्याज लगता है, फिर मूलधन जुटेगा ब्याज में, फिर से मूलधन लगेगा, टोटल का फिर ब्याज लगेगा। ठीक है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हम बताए कि क्या होता है, दर गुना समय, दर गुना समय ही तो ब्याज होता है, तो 5 दूना क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि इन दोनों का अंतर कह रहा, इन दोनों का अंतर 25 रुपया है। 10 प्लस 2.25, तो 10.25 और यहाँ पे 10.25 और 10 का अंतर जो है कि वो 25 है। ठीक है, तो ये CI और SI का अंतर कह रहा है कि CI और SI का अंतर जो है मेरा वो निकालना है, 25 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 10.25 माइनस 10 बराबर 25। ठीक है, तो 0.25 बराबर 25, तो 100% निकालना है, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 बटा 0.25 गुना 100। ठीक है दोस्तों, अगर इसे करेंगे तो ये 100 बार में कटेगा, और 100 में 100 से गुना करेंगे तो 10,000 रुपया मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपया क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा, ठीक है, ठीक है, देखिए अगले प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऊंचाई दिया हुआ है, तो आयतन कितना है जिसकी धारिता जो है बेलन के आयतन की पाई 799 गुनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सब समझते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh। 2πRh क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। और ये क्या किया है, दिया हुआ है 25,344, और ये इधर क्या करेंगे, इसको 22/7 पाई का मान होता है। R क्या होगा, R नहीं दिया है, लेकिन ऊंचाई 32 दे दिया है, ऊंचाई क्या किया है, 32 दे दिया है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इन सबको भागा देंगे गुना करने के बाद, तो क्या होगा कि यहाँ पे
18 आएंगे और 18 बराबर r/7 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18×7 = 26 से ये त्रिज्या हो गई। क्या हो गई? त्रिज्या r निकल गया। क्या निकल गया? त्रिज्या निकल गया, बेलन की त्रिज्या निकल गया। अब देखिए अगला क्या कर रहा है कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 2πr²h, πr²h, ठीक है। और ये कह रहा है क्या कि बेलन का जो आयतन है, बेलन का जो आयतन है πr² जो है, ठीक है। और r का मान हमारे पास 126 आया था, तो 126 गुना 126 गुना 32h दिया हुआ है। और ये कह रहा है क्या कि जो बेलन का आयतन है, ठीक है, जो बेलन का आयतन है 22/7 पाई का मान हो गया। r का मान 126 आया था, तो 126 दो बार लिखेंगे क्योंकि r² है। और यहाँ पे करा है π/792, π/792, ठीक है, π/792 बता रहा था। तो क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 126 गुना 126 गुना 32 गुना, देखिए 22/7 और गुना बटा में क्या हो जाएगा 792, ठीक है। जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, देखिए 18×7 से यहाँ भी 18×7 से कटा और 22, इसको काटेंगे, क्या करेंगे, इसको काट देते हैं। 18 से 18 चौको 72, हाँ इसको काटेंगे तो 18 चौको 72, 18 चौको 72 और यहाँ हो गया 22 दूना 44 और यहाँ कर देते हैं 11 दूना 22, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और इन सबको करने के बाद जब हम लोग गुना करेंगे तो 6336 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। 6336 सेंटीमीटर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, महत्वपूर्ण लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि इसी तरह की और भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं और आप लोगों को फ्री में सेवा देता रहूं, ठीक है। अगले प्रश्न है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपया है, ठीक है। कोई भी वस्तु है जिसको हम लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य जो खरीदना है, हमको जो पैसा लगा वो 1800 है। यदि 32% लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। क्या करना है कि हमने 1800 रुपये में किसी भी चीज़ को खरीदा, 1800 रुपये में किसी भी चीज़ को खरीदा और 32% लाभ पाना चाहते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का दाम जो होता है वो 100% होता है, 100% होता है। और अगर हमें 32% लाभ होना है तो 100 से 132% हो जाएगा। और यही जो है कि 132% निकाल दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 18 दूना 36, 18 तिया 54 और 3 57, 18 का 18 5 23, 23,676 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों समझ लीजिए क्या हुआ कि अगर हम किसी वस्तु को खरीदे 1800 रुपये में, ठीक है, 32% लाभ लेना है तो क्या करेंगे कि 100 तो पहले से ही होता है और 32% लाभ लेना है तो 132 में हो जाएगा। तो 132 किसका होगा, 1800 का। 1800 का 132% क्या होता है, 2376, यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप हमारी वीडियो को अच्छे से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमें दिया और हमारे वीडियो को देखें। थैंक्स।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा और आप लोगों को आप लोगों के लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा रहा। तो नमस्ते।